वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आज के क्लास में क्लास 12th हिस्ट्री महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी ओपन करो और दिल से सुनते जाओ। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं तुम्हें पता ही है क्या करना है, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, सेशन शेयर करो और सबको बता दो कि दीदी लाइव है। फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलो तो एनसीईआरटी ओपन करो और सुनते जाओ क्या कह रहे हैं चैप्टर की शुरुआत में। हर एक देश के नेशनलिज्म के इतिहास में अक्सर हम किसी एक लीडर को आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ इस लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था देश की आजादी के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इटली में गरीबाल्डी को बोला जाता है, जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ जोड़ा जाता है, हो ची मिन के बारे में वियतनाम में बोला जाता है। उसी तरह गांधी जी के बारे में इंडिया में बोला जाता है। महात्मा गांधी को फादर ऑफ द इंडियन नेशन कहते हैं और अभी तक के जितने लीडर्स हैं उनमें से गांधी जी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। तो गांधी जी के बारे में वैसे भी चैप्टर के नाम से आपको पता लग रहा है, गांधी जी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कह रहे हैं वॉशिंगटन या हो ची मिन की तरह महात्मा गांधी का जो करियर है वो सोसाइटी का बहुत प्रभाव रहा है महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल करियर के ऊपर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि चाहे एक इंसान कितना भी महान हो, उस इंसान को महान इतिहास ही बनाता है और कई बार वो इंसान इतना ग्रेट हो जाता है कि फिर वो इतिहास बनाने लग जाता है। तो इस चैप्टर में 1915 से 1948 के बीच में गांधी जी के सारे एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने इंडियन सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन के साथ कैसे इंटरैक्ट करा, उन्होंने लोगों को इंस्पायर कैसे करा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ये समझने के लिए हम अलग अलग हिस्टोरियंस के बारे में थोड़ा थोड़ा सुनेंगे, हिस्टोरियंस ने क्या कहा, अलग अलग लीडर्स के भी करियर के साथ बीच बीच में थोड़ा रिलेट करते हुए पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले बच्चों आप लोगों के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी सेलिब्रेट कर रहा है अपना 9th बर्थडे एंड इस सेलिब्रेशन में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 50% तक का डिस्काउंट, साथ ही साथ 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन हर सब्सक्रिप्शन में। पर बच्चों ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ दिसंबर 17 तक है, तो उससे पहले पहले अगर आप बैच ज्वाइन करते टाइम कोड यूज करोगे अनुष्या तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो ये परफेक्ट टाइम है हमारे क्लास 12 के बैच को ज्वाइन करने का, जो कि है विजेता बोर्ड बूस्टर रिवीजन बैच। अगर आप 17 दिसंबर से पहले करोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको, नोट्स, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर, डाउट सॉल्विंग सब होगा यहाँ पर। और ये बैच दिसंबर 14 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि अब तो बहुत लेट हो गया है शायद बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। दिसंबर 14 से हम फिर से फर्स्ट चैप्टर से पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो इस सेशन को मिस नहीं करना, इस बैच को मिस नहीं करना। बैच को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बैच को ज्वाइन करते टाइम कोड यूज करो अनुष्या, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिले। ओके, चलो तो पहला टॉपिक है अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ। जनवरी 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी वापस इंडिया आते हैं। वापस इंडिया आने का क्या मतलब है, इससे पहले गांधी जी थे साउथ अफ्रीका में, जहां पर वो एज अ लॉयर गए थे एंड वहां पर इंडियन कम्युनिटी के गांधी जी लीडर बन जाते हैं। एक हिस्टोरियन है चंद्रन देवनेशन, उन्होंने क्या बताया कि साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ महात्मा। साउथ अफ्रीका वो जगह है जहां पर गांधी जी ने अपनी शुरुआत करी। इट वॉज साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका था जहां से गांधी जी को नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, अलग अलग रिलीजन के बीच में यूनिटी बनाए रखना, कास्ट के आधार पर भेदभाव, वुमेन के साथ भेदभाव, ये सब करना गलत है, ये सब गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही समझ लिया था। तो 1950 में गांधी जी वापस आते हैं, ये डेट याद रखेंगे, एमसीक्यू में आ जाएगा। ठीक है, तो
गांधी जी 1893 में इंडिया छोड़कर गए थे, वापस 1915 में आए। तो गांधी जी ने देखा कि इंडिया में तो काफी कुछ बदल गया। गांधी जी आते ही नोटिस करते हैं कि इंडिया अभी भी ब्रिटिशर्स के कब्जे में है, पर पॉलिटिकल सेंस में इंडिया में बहुत बदलाव आ गया था। जैसे अब जब गांधी जी वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि इंडिया में कांग्रेस है और कांग्रेस बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है, कांग्रेस बहुत सारे शहरों में भी फैल गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था 1905 और 1907 के बीच में, उस मूवमेंट की वजह से मिडिल क्लास के लोगों के बीच में भी कांग्रेस थोड़ा फेमस होने लगा था। नेक्स्ट, नेशनल मूवमेंट में और भी लीडर्स थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, बिपिन चंद्रपाल बंगाल से, लाला लाजपत राय पंजाब से। इन्हीं तीनों को शॉर्ट में लाल बाल पाल बोला जाता था। और इनका ये जो टीम है लाल बाल पाल, ये दर्शाता है कि इंडिया का ये जो संघर्ष है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इस संघर्ष में अलग अलग स्टेट के लोग साथ में काम कर रहे हैं। ऐसे स्टेट्स जो कि काफी दूर हैं, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, वहां के लीडर्स भी साथ में काम कर रहे हैं। एक तरफ ऐसे लीडर्स थे जो आजादी के लिए क्रांति लाना चाहते थे, वायलेंस करना चाहते थे। दूसरी तरफ ऐसे लीडर्स थे जो कि जिनको हम मॉडरेट्स कहते हैं। ये लोग ब्रिटिशर्स को भगाना तो चाहते थे, पर ये थोड़ा मॉडरेट अप्रोच अपना रहे थे। मॉडरेट अप्रोच मतलब मारपीट ना करना, ब्रिटिशर्स से बातचीत करके उन्हें मनाना, ये थोड़ा ऐसा अप्रोच अपना रहे थे। मॉडरेट्स में ही कौन थे, गांधी जी के मेंटोर, गांधी जी के मेंटोर कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना की अगर हम बात करें, वो भी गांधी जी की तरह लॉयर थे, जिन्हें लंदन में ट्रेन किया गया था। ओके, तो जो गोखले हैं वो गांधी जी को एडवाइस करते हैं कि अभी अभी आप इंडिया आए हो तो पहले इंडिया थोड़ा घूम लो, आपको आइडिया लगेगा कि इंडिया में ब्रिटिशर्स कहां पर क्या कर रहे हैं। इसी के चलते गांधी जी थोड़ा इंडिया को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद गांधी जी अपना पहला मेजर पब्लिक अपीयरेंस कहां पर करते हैं, पहला मेजर पब्लिक अपीयरेंस गांधी जी का होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जिसे बीएचयू कहा जाता है। कब होता है, फरवरी 1960 में। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इनवाइट करा था गांधी जी के अलावा, रॉयल फैमिली के लोगों को, जो फिलैंथ्रोपी करते हैं, जो डोनेशंस वगैरह करते हैं, उन लोगों को बुला रखा था। जिन्होंने फाउंडिंग करी बीएचयू की, उन सबको बुला रखा था। ठीक है, कांग्रेस के भी लीडर्स थे यहाँ पर, एनी बेसेंट यहाँ पे आ रखी थी। तो इन सारे लोगों के कंपैरिजन में उस टाइम पे 1960 में गांधी जी को उतना कोई जानता नहीं था, पर गांधी जी को यहाँ इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने बहुत बढ़िया काम करा था। ठीक है, तो गांधी जी को ये लोग मौका देते हैं कि आप एक स्पीच दो। तो गांधी जी इस स्पीच में क्या बोलते हैं कि इंडिया में गरीबों के ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है। तो बीएचयू के स्पीच में गांधी जी बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो चल रहा है वो बहुत ही बढ़िया शो है। ठीक है, एक बहुत बढ़िया शो चल रहा है यहाँ पर हम भूल रहे हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है, रिच और पुअर के बीच में बहुत बड़ा गैप है। मिलियंस में गरीब लोग हैं इंडिया में जो कि इस भीड़ में नहीं है और जिनके बारे में बात भी नहीं की जा रही है। ठीक है, तो गांधी जी ने स्पीच में बोला कि इंडिया तब तक पूरे तरीके से आजाद नहीं हो पाएगा, ठीक है, जब तक आप गरीबों के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, there can be no spirit of self government about us if we take away or allow others to take away from the peasant। कह रहे हैं कि अगर हम अपने देश के फार्मर्स को परेशान करेंगे या अगर हम दूसरों को भी अलाउ करेंगे अपने फार्मर्स को परेशान करना, तो ऐसे में तो देश को कभी आजादी मिल ही नहीं सकती। देश को अगर आप सही मायने में फ्री करना चाहते हो तो वो लॉयर्स नहीं कर पाएंगे, वो डॉक्टर्स नहीं कर पाएंगे, वो बड़े बड़े जमींदार भी नहीं कर पाएंगे, पर वो हमारे फार्मर्स कर पाएंगे, ऐसा गांधी जी ने बोला। ठीक है, अब ये ओकेजन क्या था, बीएचयू ओपन हो रहा था, जो कि बहुत बड़ी बात है ना, हमारा एक इंडियन इंस्टीट्यूशन ओपन हो रहा था। तो ये बहुत एक हैप्पी इवेंट था, है ना। पर गांधी जी इस दौरान बहुत खुशी की तरह कंग्रेचुलेशन वाले मोड में आकर बात नहीं करते। इनफैक्ट गांधी जी इस मौके का फायदा उठाते हुए गरीबों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फरवरी 1916 में गांधी जी ने ये स्पीच दी थी। एंड देखा जाए तो गांधी जी की ये जो स्पीच थी, इसमें गांधी जी बेसिकली क्या था,
एक फैक्ट बता रहे थे कि देश में ये सब चल रहा है। ओके, तो क्या कह रहे हैं, एक लेवल पर गांधी जी देश के फैक्ट बता रहे थे, पर दूसरी तरफ गांधी जी इस स्पीच में अनाउंस कर रहे थे कि वो देश में क्या बदलाव देखना चाहते हैं। ठीक है, इसके ही एक मंथ के बाद नहीं, इसके कुछ मंथ के बाद हम देखते हैं कि गांधी जी को एक मौका मिलता है फार्मर्स की मदद करने का। तो एक बार क्या था, कांग्रेस की एक मीटिंग चल रही थी लखनऊ में दिसंबर 1916 में। उस दौरान चंपारण से एक फार्मर आकर गांधी जी से बात करते हैं कि हमारे यहाँ ना फार्मर्स को बहुत परेशान करा जा रहा है कि तुम लोग इंडिगो का प्लांटेशन करो और हम लोग बहुत परेशान हैं। तो ये फार्मर गांधी जी से बोलते हैं कि आप प्लीज हमारी मदद करो। तो क्या होता है, महात्मा गांधी 1917 के ज्यादातर महीनों में चंपारण में रहते हैं, वहां पर ये फार्मर्स की मदद करते हैं, उनसे बोलते हैं आवाज उठाओ और ब्रिटिशर से कहो कि हम इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे, हम अपने मर्जी के प्लांट्स को ग्रो करेंगे। उसके बाद 1918 में गांधी जी 2 कैंपेन्स करते हैं गुजरात में। पहले तो वो अहमदाबाद में लेबर्स की दिक्कतों को सॉल्व करते हैं। लेबर्स को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बेटर वर्किंग कंडीशंस चाहिए थे, तो गांधी जी पहले उसमें मदद कर देते हैं। उसके बाद खेड़ा में जो फार्मर्स हैं उनसे ब्रिटिशर्स बोल रहे थे कि तुम्हें बहुत हाई टैक्स पे करना होगा, और इनकी खेती अच्छे से हो नहीं रही थी, तो ये टैक्स कहाँ से पे करते। तो इन्होंने आके गांधी जी से हेल्प मांगी, तो गांधी जी ने इनको भी सिखाया कि तुम सत्याग्रह करो। तो ये जो चीजें हुई चंपारण में, गुजरात में, इसके बाद से गांधी जी एक ऐसे लीडर की तरह दिखने लगे लोगों को जो गरीबों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ठीक है, और ये ऐसे स्ट्रगल्स थे जिससे लोकल लेवल में गांधी जी लोगों की मदद कर रहे थे। ठीक है, 1919 में ब्रिटिशर्स कुछ ऐसा करते हैं जिससे गांधी जी को एक मौका मिलता है एक वाइड लेवल पर देश में मूवमेंट करने का। तो क्या है, 1914 से 1918 के बीच में वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो इस दौरान ब्रिटिशर्स ने मीडिया के पावर्स के ऊपर बहुत ज्यादा रोक टोक लगा दिया था, और इसी दौरान ब्रिटिशर्स ने अजीब अजीब कानून बनाए थे जिसके थ्रू इंडियंस को अरेस्ट करना ब्रिटिशर्स के लिए आसान हो गया था। जैसे आपको पता होगा राउलेट एक्ट के बारे में। इस एक्ट में बेसिकली ऐसी चीजें थी कि ब्रिटिशर्स के लिए आसान हो गया था इंडियंस को अरेस्ट करना, विदाउट एनी हियरिंग, विदाउट कोर्ट में केस करे इंडियंस को अरेस्ट करना आसान हो गया था। तो इसी एक्ट के खिलाफ आवाज उठाते हुए गांधी जी क्या करते हैं, पूरे देश में अनाउंस कर देते हैं कि राउलेट एक्ट के खिलाफ हम कैंपेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कैंपेन के चलते नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में तो सब कुछ थम गया था। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में हर एक जगह बंद हो गई थी। ठीक है, इस प्रोटेस्ट में हमने देखा पर्टिकुलरली पंजाब में बहुत ज्यादा टेंशन था। ठीक है, पंजाब में पता है क्या था, इस दौरान बहुत सारे मेन थे पंजाब में जिन्होंने ब्रिटिशर्स की तरफ से वॉर लड़ा था, ब्रिटिशर्स की आर्मी का पार्ट बन के वॉर लड़ा था। तो इन मेन को उम्मीद थी कि यार हमने ब्रिटिशर्स की तरफ से वॉर लड़ा है, हमें तो पक्का कोई रिवॉर्ड मिलेगा, पर इन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, बल्कि ब्रिटिशर्स राउलेट एक्ट लगाकर पंजाब में अजीब अजीब कानून लगाने लग जाते हैं, पंजाब के लोगों को अरेस्ट करने लग जाते हैं। तो ऐसे में गांधी जी लोगों को एनकरेज करते हैं कि आवाज उठाओ इस एक्ट के खिलाफ। गांधी जी भी जा रहे थे पंजाब में, पर रास्ते में गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है। वहां के जो लोकल कांग्रेस के लीडर्स थे उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। धीरे धीरे सिचुएशन और सीरियस होता जाता है, एंड फिर फाइनली क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 को अनफॉर्चुनेटली होता है जलियांवाला बाग मैसेकर। इस मैसेकर में जलियांवाला बाग में ब्रिटिशर्स, वहां पे इंडियंस थे, कुछ लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ लोग बैसाखी मनाने के लिए आ रखे थे। तो ब्रिटिशर्स चारों तरफ से घेर लेते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक करके ओपन फायरिंग करते हैं इंडियंस के ऊपर। और पता है जलियांवाला बाग हमारे लिए एक वेकअप कॉल था, बहुत ही सैड इवेंट था पूरे देश के लिए। इससे हमें, देखो ये तो हमें हमेशा से पता था ब्रिटिशर्स बुरे लोग हैं, पर जलियांवाला बाग के बाद हमें ये पता लगा कि ब्रिटिशर्स इतने बुरे लोग हैं कि ये बिना सोचे समझे इंडियंस के ऊपर ओपन फायरिंग भी कर देंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि राउलेट सत्याग्रह वो सत्याग्रह था जिसके बाद गांधी जी को एक नेशनल लीडर की तरह लोग देखने लगे थे। ठीक है, तो इस सक्सेस के बाद नेक्स्ट गांधी जी आते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी इंडियन से कह रहे हैं कि तुम कॉपरेट ही मत करो ब्रिटिशर्स के साथ, तुम उनकी बात मत मानो।
ठीक है। तो इस दौरान जो बच्चे थे वो स्कूल कॉलेज जाना छोड़ देते हैं ब्रिटिशर्स के, लॉयर्स कोर्ट में काम करना छोड़ देते हैं, टीचर्स भी रिजाइन कर देते हैं, और हर जगह लोग ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करना बंद कर रहे होते हैं। ठीक है। तो गांधी जी ने ये कहा था कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तुम सही तरीके से करोगे तो इंडिया को 1 साल के अंदर अंदर आजादी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ खिलाफत मूवमेंट को जोड़ दिया गया था। खिलाफत मूवमेंट क्या है, इसके बारे में तुम्हें एनसीईआरटी में एक छोटे से बॉक्स में बता रखा है, पर मैं तुम्हें यहीं पर समझा रही हूँ। तो क्या था, टर्की में जो मेन हेड होते हैं ना, जो रिलीजियस हेड होते हैं, उन्हें खलीफा बोला जाता है। ठीक है। एंड वो जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पर क्या होता है, जब वॉर खत्म होता है तो यहाँ के जो खलीफा थे, इनके पावर्स को बहुत कम कर दिया जाता है, इनको परेशान करा जा रहा था, इनके इलाकों को छीना जा रहा था। तो मुस्लिम्स इस चीज से खुश नहीं थे। तो इंडिया में जो मुस्लिम्स थे वो इस चीज के खिलाफ आवाज उठा रहे थे कि खलीफा को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा और ये गलत है। इसी को ही खलीफा मूवमेंट बोला जाता है। तो गांधी जी ने क्या करा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को साथ में जोड़ दिया। ये करने से क्या हुआ, हिंदूज एंड मुस्लिम्स साथ में ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, ये मूवमेंट तेजी से बढ़ने लग जाता है। स्टूडेंट्स गवर्नमेंट रन स्कूल और कॉलेज में जाना बंद कर देते हैं, लॉयर्स कोर्ट अटेंड करना बंद कर देते हैं, वर्किंग क्लास स्ट्राइक करने लगती है। तो कुछ डेटा के हिसाब से 396 स्ट्राइक्स हुए थे 1921 में, और कुछ 6 लाख वर्कर्स थे जिन्होंने काम नहीं करा, जिससे ब्रिटिशर्स का काफी ज्यादा नुकसान हुआ। जो रूरल इलाका है, जो विलेज इलाका है, वहां पर क्या चल रहा था, जैसे आंध्र प्रदेश में तो क्या था, ट्राइबल लोग ब्रिटिशर्स के फॉरेस्ट के लॉज को नहीं मान रहे थे। अवध में फार्मर्स ने कहा कि हम टैक्सेस पे नहीं करेंगे। कुछ और फार्मर्स थे जिन्होंने कहा कि हम लोग ब्रिटिशर्स के लिए कोई लोड वगैरह कैरी नहीं करने वाले हैं। ठीक है। तो कभी कभी जब ये प्रोटेस्ट चल रहे होते थे तो वहां के जो लोकल लीडर्स होते थे वो जनता को गाइड करते थे कि चलो हम लोग मूवमेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फार्मर्स, वर्कर्स और भी बहुत लोग थे जिन्होंने ये समझा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ये है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब ये है कि तुम अपने हिसाब से ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट मत करो, उनकी बात मत मानो। ठीक है। तो एक अमेरिकन बायोग्राफर है जिन्होंने महात्मा गांधी जी के बारे में लिखा था, लुइस फिशर। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन के बारे में लिखा, इट बिकेम द नेम ऑफ एन इपोक इन द लाइफ ऑफ इंडिया एंड ऑफ गांधी जी। ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, इसका बहुत एक प्रभाव था गांधी जी के लाइफ में और इंडिया के भी संघर्ष में। ठीक है। तो क्या है, नॉन कोऑपरेशन पीसफुल था। ठीक है। पर नॉन कोऑपरेशन में एक डिसिप्लिन भी मेंटेन करा जा रहा था। ये एक ट्रेनिंग थी लोगों के लिए कि धीरे धीरे इंडिया सेल्फ रूल पर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के वजह से ब्रिटिशर्स बहुत घबरा गए थे। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में थोड़ा सहम जाते हैं, थोड़ा डर जाते हैं। पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत लंबे टाइम तक चल नहीं पाता, क्योंकि फरवरी 1922 में क्या होता है, चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। आज का जो यूपी वाला इलाका है, वहां पर क्या होता है, चौरी चौरा का जो पुलिस स्टेशन है उसे जला दिया जाता है। बहुत सारे कांस्टेबल्स इस एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। गांधी जी को जब पता चलता है कि चौरी चौरा में वायलेंस हुआ, तो हमें पता है गांधी जी को वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। गांधी जी ये सुनते ही बोल देते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करो। ठीक है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से लोगों को मर्डर करा जाए। ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था, तब हजारों इंडियंस को जेल में डाला गया। गांधी जी को भी मार्च 1922 के दौरान जेल में डाला गया। उस दौरान जेल में डालने से पहले ट्रायल होता है कोर्ट में, है ना। तो उस दौरान जज थे CN ब्रूमफील्ड, और उन्होंने एक स्पीच दिया गांधी जी के बारे में। तो उन्होंने कहा, इट वुड बी इम्पॉसिबल टू इग्नोर द फैक्ट दैट यू आर इन डिफरेंट कैटेगरी फ्रॉम एनी पर्सन। तो इस जज ने कहा कि अगर मैं सच बताऊं तो गांधी जी एक ऐसे कैटेगरी के पर्सन है
जिस कैटेगरी में मैंने कभी किसी इंसान को देखा नहीं अपने कोर्ट में, और शायद कोई इतना बड़ा इंसान फिर से कभी मेरे सामने आएगा भी नहीं। ठीक है, कह रहे हैं उस जज ने बोला कि आप लोगों के जो भी जनता है, जनता के हिसाब से आप एक ग्रेट लीडर हो। ठीक है, जो लोग पॉलिटिक्स में आपकी बात नहीं भी मानते, वो कम से कम ये तो मानते हैं कि आप बहुत महान आदमी हो। तो उन्होंने बोला कि अभी आपने कानून तोड़ा है, आपने नॉन कोऑपरेशन करा है, तो मुझे आपको जेल में डालना पड़ेगा। पर अगर हालात अलग होते, अगर हालात ऐसे होते कि मैं आपको बचा पाता या आप जेल में नहीं जाते, तो मेरे से ज्यादा खुश कोई और नहीं होता, ये इस जज ने कहा। तो ऐसा यार कभी नहीं होता है कि कोई इंसान जेल में जाने वाला और जज इतना इमोशनल होकर स्पीच दे रहा है कि मैं तो आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूं, है ना। तो ये एक यूनिक बात है, इसीलिए बताई जा रही है। नेक्स्ट, अ पीपल्स लीडर। By 1922, गांधी जी had transformed Indian nationalism. 1922 तक आते आते गांधी जी ने इंडिया के नेशनलिज्म को एकदम बदल दिया था। उन्होंने जो बीएचयू के स्पीच में कहा था 1916 में, गांधी जी ने वो करके दिखाया। अब देश में आजादी लाना ये सिर्फ एक ऐसा मूवमेंट नहीं था जिसमें रिच लोग इन्वॉल्व हैं। अब ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें फार्मर्स, वर्कर्स, क्राफ्टमैन सब इन्वॉल्व थे। ठीक है, इनमें से बहुत सारे लोगों ने गांधी जी को महात्मा बोलना स्टार्ट कर दिया, और इन लोगों को अच्छा लगता था कि गांधी जी आम लोगों की तरह ड्रेस करते हैं, आम लोगों की तरह बात करते हैं। इस दौरान और भी बहुत लीडर्स थे जो आम लोगों की तरह नहीं दिखते थे। उनका कपड़े पहनने का तरीका, उनका बात करने का तरीका आम लोगों से अलग होता था। अक्सर कुछ लीडर्स वेस्टर्न सूट पहनते थे या बंद गला पहनते थे और बाकी जनता से थोड़ा अलग दिखते थे। पर गांधी जी सिंपल अपना धोती पहनते थे, आम जनता की तरह दिखते थे। ठीक है, और गांधी जी चरखा यूज किया करते थे। गांधी जी लोगों को एंकरेज करते थे कि तुम लोग ब्रिटिशर्स के कपड़े मत खरीदो, चरखा यूज करो। ठीक है, तो स्पिनिंग का जो एक्ट है, इससे भी गांधी जी के लिए बहुत आसान हो गया लोकल लोगों के साथ कनेक्ट करना, कास्ट सिस्टम के खिलाफ बोलना, ये गांधी जी के लिए थोड़ा आसान हो गया। ठीक है, तो एक हिस्टोरियन है शाहिद अमीन, उन्होंने क्या बोला, महात्मा गांधी अमंग पेजेंट ऑफ ईस्टर्न यूरोप। उन्होंने कहा कि एक इमेज है गांधी जी की जहां पर गांधी जी ईस्टर्न यूपी के फार्मर्स के साथ हैं। ठीक है, और भी कुछ रूमर्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं जिससे पता लगा कि गांधी जी यहां पर भी गए थे, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर्स के पास। तो जब गांधी जी ट्रैवल करते थे ना, जैसे फरवरी 1921 में जब वो इधर उधर ट्रैवल कर रहे थे, तो भर भर के लोग आते थे। ठीक है, भर भर के लोग आते थे गांधी जी को देखने के लिए, गांधी जी से बात करने के लिए। जैसे यहाँ पर एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट बता रखा है, इसमें आपको बता रहे हैं गांधी जी जब ट्रैवल करते थे, कहीं पे रुकते थे, तो बहुत सारे लोग आते थे गांधी जी को देखने के लिए। कई बार ऐसा होता था कि लोग ब्लैंकेट बिछा देते थे और लोग कुछ ना कुछ गांधी जी के लिए रख के जाते थे, पैसे रख के जाते थे, जो भी उनसे होता था, कॉइन्स रखते थे, करेंसी रखते थे, ये सब गांधी जी के लिए रख के जाते थे। और वो गांधी जी को ऐसे देखते थे जैसे तो बस दर्शन हो गए गांधी जी के। तो ये बताया जा रहा है इस पूरे रिपोर्ट में। नेक्स्ट, गांधी जी के बारे में धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोगों का ये मानना था कि गांधी जी के पास मैजिकल पावर्स हैं। कुछ एरियाज में ऐसा कहा जाने लगा कि राजा लोगों ने गांधी जी को भेजा है फार्मर्स के पावर को, फार्मर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कुछ लोग ऐसा बोलने लगे कि गांधी जी की जो पावर है वो इंग्लैंड के रॉयल फैमिली से भी ज्यादा है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा बोलते थे कि कहीं पे गांधी जी आते हैं तो ब्रिटिशर्स देखकर डर कर भाग जाते हैं। तो ऐसे कहानियां धीरे धीरे फैलने लगी, कुछ रूमर्स भी फैलने लगे। ठीक है, जैसे कुछ इलाकों में कहा जाता था कि अगर किसी गांव में गांधी जी की बुराई हो रही है तो वो गांव या वो फैमिली या वो घर उसी रात जल जाएगा। तो लोगों से ऐसे बोला जाता था कि अगर कोई गांधी जी की बुराई कर रहा है तो तुम्हारा घर जल जाएगा, तुम्हारी खेती नहीं होगी, ये सब बोला जाता था। गांधी जी को अलग अलग नाम से बुलाया जाता था, गांधी बाबा, गांधी महाराज, या फिर सिंपली महात्मा भी बोला जाता था। इंडियन फार्मर्स के लिए गांधी जी एक सेवियर की तरह हैं, जिन्होंने फार्मर्स को हाई टैक्सेस से बचाया और फार्मर्स की रिस्पेक्ट को वापस लौटाया। गरीबों में, फार्मर्स के बीच में गांधी जी बहुत ज्यादा फेमस थे। इसका एक रीजन ये भी था, जैसा कि हमने डिस्कस करा, गांधी जी उन्हीं की तरह बात करते थे, उन्हीं की तरह कपड़े भी पहनते थे।
वैसे तो बाय कास्ट गांधी जी मर्चेंट थे, प्रोफेशन को अगर हम देखें तो गांधी जी लॉयर थे, पर फिर भी उनका लाइफस्टाइल इतना सिंपल था कि सब लोग उनके साथ कनेक्ट करते थे, पर्टिकुलरली जो पुअर लोग हैं वो उनके साथ बहुत कनेक्टेड फील करते थे। ज्यादातर पॉलिटिशियंस गरीबों को नीचा दिखाते थे, पर उस दौरान गांधी जी गरीबों की तरह ही बात करते थे, उन्हीं की तरह ड्रेस करते थे, उनसे एकदम कैजुअली बातचीत करते थे, तो गरीबों को गांधी जी बहुत ज्यादा पसंद थे। ठीक है, क्या कह रहे हैं? इट मस्ट ऑल्सो बी स्ट्रेस दैट हिज सक्सेस on broadening the basis of nationalism was based on careful organization। कह रहे हैं गांधी जी का जो सक्सेस है वो जेन्युइन था, पर इस दौरान कांग्रेस भी बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे तरीके से फैलता जा रहा था, जिस वजह से गांधी जी की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही थी। इसी टाइम पीरियड में इंडिया के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के नए नए ब्रांचेस आने लग जाते हैं। अ सीरीज ऑफ प्रजा मंडल्स वर एस्टैब्लिश। इस दौरान नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए अलग अलग इलाकों में प्रजा मंडल को बनाया जा रहा था। ठीक है, नेशनलिस्ट मैसेज इन मदर टंग। तो जब भी नेशनलिज्म से रिलेटेड कोई मैसेज डिलीवर करना होता था तो गांधी जी कांग्रेस के लीडर से बोलते थे कि उस इलाके के भाषा में तुम कम्युनिकेट करो तो लोग और अच्छे से समझेंगे। कांग्रेस वर बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक रीजन रादर देन आर्टिफिशियल बाउंड्रीज। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो बाउंड्री बनाई थी, कांग्रेस उस बाउंड्री को नहीं मानती थी। कांग्रेस ने भाषा के आधार पर अपने छोटे छोटे कमिटीज बना रखे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? धीरे धीरे कांग्रेस अलग अलग इलाकों में फैलने लगा और नेशनलिज्म की भावना भी अलग अलग हिस्सों में फैलने लगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्टार्टिंग में तो कांग्रेस को रिच लोग, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट यही सब पसंद करते थे, पर जैसे जैसे कांग्रेस थोड़ा फैलता गया, गरीब लोग और भी अलग अलग टाइप के लोग कांग्रेस के साथ जुड़ते चले गए। जीडी बिरला जैसे लोग भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। तो पुअर पेजेंट्स, रिच इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, ये सब साथ में काम कर रहे थे ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए। ठीक है, गांधी एंड नेशनलिज्म ऑल्सो डिपेंडेंट टू अ वेरी सब्सटैंशियल एक्सटेंट ऑन हिज फॉलोअर्स। कह रहे गांधी जी का खुद का रोल तो था ही नेशनलिज्म में, गांधी जी के फॉलोअर्स ने भी नेशनलिज्म को और आगे तक फैलाया। 1970 से 1922 के बीच में बहुत कुछ टैलेंटेड लीडर्स थे, टैलेंटेड इंडियंस थे जिन्होंने गांधी जी के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत, सी राजगोपालाचारी। ये सब कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो कि गांधी जी के साथ काम करते थे, उन्हें बहुत हाई रिगार्ड में रखते थे। ओके, तो गांधी जी के ये जो क्लोज ग्रुप था, ये इंडिया के अलग अलग इलाकों से आते थे और इनका अलग अलग ट्रेडिशन भी हुआ करता था, और ये गांधी जी से इंस्पायर्ड थे और इन्होंने आगे जाकर और भी लोगों को इंस्पायर्ड करा। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी को जेल से कब आजाद करा जाता है? फरवरी 1924 में। ठीक है, हिज अटेंशन टू प्रमोशन ऑफ होम स्पन क्लोथ। इस दौरान गांधी जी खादी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, गांधी जी लोगों को समझाते हैं कि ब्रिटिशर्स के कपड़ों को खरीदने में कुछ नहीं रखा, हमें खादी के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी के लिए चरखा हो गया, खादी हो गया, ये सब एक सिंबल था कि हम बदलाव लाने वाले हैं पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो गांधी जी ने यह भी कहा कि अगर तुम सही तरीके से इंडिया में आजादी लाना चाहते हो तो चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, इन सारी चीजों को भी इंडिया से हटाना होगा। ठीक है, गांधी जी ने यह भी बोला कि हिंदू मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है देश के लिए। ओके, उन्होंने ये बताया कि इकोनॉमी के मामले में देश को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, अगर हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे तो देश में कुछ नहीं हो पाएगा। इसी के चलते गांधी जी ने खादी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करा। नेक्स्ट, सॉल्ट मार्च के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? सॉल्ट मार्च के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ, अब गांधी जी सोचते हैं कि मैं सोशल बदलाव के ऊपर फोकस करूंगा। 1928 में गांधी जी सोचना स्टार्ट करते हैं कि चलो अब मैं फिर से पॉलिटिक्स को एंटर करता हूं। उस दौरान क्या था, लोग साइमन कमीशन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। साइमन कमीशन एक कमीशन थी जो कि इंग्लैंड से आ रही थी, ये देखने के लिए कि इंडिया में क्या कंडीशंस चल रहे हैं, पर इंडियंस को साइमन कमीशन बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा,
क्योंकि साइमन कमीशन में कोई इंडियन नहीं था, सारे ब्रिटिशर्स थे, तो लोग 1928 में साइमन गो बैक ऐसे नारे लगा रहे थे। गांधी जी डायरेक्टली तो इस मूवमेंट का पार्ट नहीं थे, पर गांधी जी ने इस मूवमेंट को अपना ब्लेसिंग दे रखा था। अपना ब्लेसिंग मतलब अपना अप्रूवल दे रखा था कि हाँ, अगर तुम साइमन कमीशन के खिलाफ आवाज उठा रहे हो तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, दिसंबर 1929 में कांग्रेस अपना एक मीटिंग रखता है लाहौर में। ये मीटिंग दो रीजंस के लिए बहुत फेमस था। इस मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो ये मीटिंग ये दर्शा रहा था कि अब पुरानी जनरेशन चली गई और यंग जनरेशन के हाथ में लीडरशिप आ रही है। और इसी मीटिंग में ये बोला जाता है कि अब इंडिया पूर्ण स्वराज की मांग करेगा, मतलब अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड के बाद पॉलिटिक्स थोड़ा और तेजी से बढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट हम ये बोलते हैं कि 26 जनवरी 1930 हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा। आज के टाइम पे रिपब्लिक डे है 26 जनवरी, पर 1930 में संविधान बनने से पहले 26 जनवरी को हमने ये कहा था कि ये हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा। इसीलिए 26 जनवरी डेट हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब हमारा संविधान बनता है ना, संविधान तो बहुत पहले बन गया था नवंबर में, पर हम वेट करते हैं कि 26 जनवरी इंपॉर्टेंट डेट है, 26 जनवरी से संविधान को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, तो क्योंकि इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था 1930 को, तो गांधी जी थोड़े से रूल्स बनाते हैं कि कैसे हम सेलिब्रेट करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में अलग अलग गांव, अलग अलग शहर में सबको इंडिपेंडेंस डे मनाना है। और गांधी जी ने कहा कि हम ना एक टाइम फिक्स कर देते हैं कि हर जगह लोग इसी टाइम पर अपना मीटिंग स्टार्ट करेंगे इंडिपेंडेंस डे का। गांधी जी ने सजेस्ट करा कि इंडिपेंडेंस डे के बारे में लोगों को कैसे बताओ, ड्रम्स बजाकर। जैसे गांव में होता है ना, कोई अनाउंसमेंट करना है तो ढोल ड्रम वगैरह बजाकर अनाउंसमेंट करा जाता है। तो गांधी जी ने कहा ट्रेडिशनल वे में अनाउंसमेंट करा दो। फिर गांधी जी ने कहा कि इस दिन हर जगह हम लोग फ्लैग होइस्टिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट गांधी जी ने कहा कि इस दिन सब लोगों को कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना है, या तो तुम स्पिनिंग करो, या तुम अनटचेबल्स की मदद करो, या तुम हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट करने के ऊपर जोर डालो। ठीक है, कुछ तुम्हें कंस्ट्रक्टिव काम करना है। नेक्स्ट गांधी जी ने कहा कि इस दिन सारे लोग प्लेज लेंगे कि द इनएलिएनेबल राइट ऑफ इंडियन पीपल एज ऑफ एनी अदर पीपल टू हैव फ्रीडम। ठीक है, सबको प्लेज लेना है कि फ्रीडम हमारा हक है और ये हक हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। ठीक है, तो ये प्लेज में ये भी इंक्लूडेड था कि अगर कोई हमसे हमारी आजादी छीनने की कोशिश करेगा तो हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। नेक्स्ट सॉल्ट मार्च के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे के कुछ टाइम के बाद क्या होता है, गांधी जी ये अनाउंस करते हैं कि वो एक मार्च करेंगे। ठीक है, सॉल्ट मार्च करेंगे। तो उस दौरान क्या था, सॉल्ट ना सिर्फ ब्रिटिशर्स बनाते थे और सिर्फ वही बेचते थे, और वो बहुत ज्यादा सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाते थे। अब सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो सबको चाहिए होता है, चाहे तुम गरीब हो अमीर हो, चाहे तुम्हारा जो भी रिलीजन हो, जो भी कास्ट हो, नमक सबके घर में यूज होता है। तो सब परेशान थे इस सॉल्ट टैक्स से। तो गांधी जी सोचते हैं कि चलो इस सॉल्ट टैक्स का कुछ करते हैं, है ना। तो उस दौरान सॉल्ट का पूरा पूरा मैटर ब्रिटिशर्स हैंडल करते थे, हमें सॉल्ट खुद बनाना भी अलाउड नहीं था। तो गांधी जी बोलते हैं कि मैं इस चीज को तोड़ूंगा, हम लोग मार्च करेंगे और हम इस रूल को तोड़ेंगे। ब्रिटिशर्स ने जो मोनोपोली बना रखी है, सारी पावर अपने पास घेर रखी है, इस मोनोपोली को हमें तोड़ना है, गांधी जी ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इंडियंस को तो सबको समझ आ गया कि ये मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट है, पर ब्रिटिशर्स बहुत लंबे टाइम तक इस मूवमेंट की अहमियत नहीं समझ पाए। गांधी जी ने उस दौरान वायसरॉय थे इंडिया में, लॉर्ड अर्विन। गांधी जी ने लॉर्ड अर्विन को वार्निंग दी थी। उन्होंने लॉर्ड अर्विन से कहा था कि देखो मेरे ये डिमांड्स हैं, अगर आप इंडिया में ये सब कर देते हो तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप इन डिमांड्स को फुलफिल नहीं करोगे तो मैं सॉल्ट मार्च करके तुम्हारे सॉल्ट टैक्स को तोड़ूंगा। पर लॉर्ड अर्विन हल्के में लेते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें जो करना है कर लो। तो 12 मार्च 1930 में गांधी जी सॉल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं। वो अपने साबरमती आश्रम से चलते हुए कोस्टल एरिया तक जाते हैं। कोस्टल एरिया में जाने के बाद, ये एक इमेज है उस दौरान की,
कोस्टल एरिया में जाने के बाद क्या करते हैं गांधी जी? कोस्टल एरिया में सॉल्टी वाटर होता है, ओशन होता है, पानी को इकट्ठा करो, पानी को इवेपोरेट कर दो, सॉल्ट बन जाएगा। ब्रिटिशर्स से क्या खरीदना सॉल्ट। तो जब गांधी जी खुद सॉल्ट बनाते हैं तो गांधी जी ब्रिटिशर्स के रूल को तोड़कर खुद सॉल्ट बना लेते हैं। ऐसा था ये दांडी मार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं तुमसे? उन्हें 3 वीक्स लगे अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में। ठीक है, वहां पर गांधी जी एक फिस्ट भरकर सॉल्ट बनाते हैं और ब्रिटिशर्स के लॉ को तोड़ देते हैं। जब गांधी जी सॉल्ट मार्च कर रहे थे तो इंडिया के बाकी इलाकों में और भी लीडर्स सॉल्ट मार्च कर रहे थे। ठीक है, ये भी नॉन कोऑपरेशन का ही पार्ट था। एज विथ नॉन कोऑपरेशन, अपार्ट फ्रॉम ऑफिशियली सैंक्शन नेशनलिस्ट कैंपेन, देयर वर न्यूमरस अदर स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटेस्ट। ठीक है, तो इसमें भी क्या था, बिल्कुल हम लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ। ओके, पेजेंट्स ब्रीच दी हेटेड कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ। जब गांधी जी ये कर रहे होते हैं, अलग अलग इलाकों में इंडियंस अलग अलग तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाते हैं। फार्मर्स ने फॉरेस्ट लॉस को मानना छोड़ दिया था, ट्राइबल लोगों ने भी फॉरेस्ट लॉस को मानना छोड़ दिया था। टाउन में फैक्ट्री वर्कर्स स्ट्राइक करने लग जाते हैं, लॉयर्स कोर्ट में जाना बंद कर देते हैं, स्टूडेंट्स और टीचर्स स्कूल में जाना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट क्या था, गांधी जी ने इंडियंस को एंकरेज करा कि तुम सब आकर साथ में ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाओ। तो इस दौरान हम देखते हैं कि सॉल्ट मार्च बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है और इस दौरान 60,000 इंडियंस को अरेस्ट कर लिया जाता है एंड ऑब्वियसली इस दौरान गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर हम अलग अलग ब्रिटिशर्स की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है गांधी जी का ये प्रोटेस्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, गांधी जी जब सॉल्ट मार्च करते हुए जा रहे थे तो बीच में अलग अलग गांवों में रुकते थे, जहां पर भी वो रुकते थे आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे। गांधी जी उन्हें स्पीच देते थे तो वो इंस्पायर हो जाते थे। गांधी जी चलते थे तो ये सब भी इनके साथ साथ चलते थे। एक विलेज में क्या था, गांधी जी टोल्ड द अपर कास्ट दैट इफ यू आर नॉट आउट ऑफ स्वराज, इफ यू आर आउट फॉर स्वराज यू मस्ट सर्व अनटचेबल्स। एक गांव में गांधी जी ने क्या बोला अपर कास्ट के लोगों से कि अगर तुम्हें सही में आजादी चाहिए तो अनटचेबल लोगों की मदद करो। ठीक है, उनके साथ भेदभाव करना बंद कर दो। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि स्वराज का मतलब ये नहीं है कि तुम सॉल्ट टैक्स पे नहीं करोगे। स्वराज का मतलब ये है कि देश में जो कुछ भी गलत है उसे ठीक करना है, अनटचेबिलिटी हटाओ, हिंदू मुस्लिम पारसी सिख सबके बीच में एकता लेकर आओ। ठीक है, ये कुछ कदम है जो कि तुम लेकर स्वराज पा सकते हो, ये गांधी जी ने बोला था एक मीटिंग में। गांधी जी के इन मीटिंग्स में हर कास्ट के लोग आते थे, विमेन भी आते थे, मेन भी आते थे। They observed that thousands of volunteers were flocking. Among them were many officials who had resigned. ठीक है, हजारों में लोग गांधी जी की बात सुनते थे। कुछ ऐसे ऑफिशियल्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के नीचे काम करना छोड़ दिया था, रिजाइन कर दिया था, वो भी गांधी जी की बात सुनते थे। ठीक है, मिस्टर गांधी appeared calm and collected. He is gathering more strength as he proceeds. एक ब्रिटिशर ने लिखा कि गांधी जी तो बहुत काम नजर आ रहे हैं, वो टाइम के साथ साथ और पावरफुल होते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, अमेरिका के न्यूज मैगजीन टाइम पर भी सॉल्ट मार्च का जिक्र करा गया। स्टार्टिंग में तो ये लोग गांधी जी का मजाक उड़ा रहे थे कि गांधी जी कितने पतले से हैं, वीक से हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, और ये लोग ऐसे मजाक उड़ा रहे थे कि गांधी जी कैसे इतना बड़ा मार्च कर जाएंगे, वो इतने पतले से हैं, वीक से हैं, उनसे तो इतना चला भी नहीं जाएगा। लोग ऐसे पहले मजाक उड़ा रहे थे। ठीक है, पर जैसे जैसे गांधी जी की सॉल्ट मार्च की खबर फैलने लगी, जैसे जैसे गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, टाइम मैगजीन ने भी इस सॉल्ट मार्च के बारे में लिखा कि सॉल्ट मार्च की वजह से ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने ऐसा लिखा कि गांधी जी एक सेंट की तरह अपने आप को दर्शा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं सबको कि ब्रिटिशर्स क्रिश्चियंस हैं और गलत काम कर रहे हैं जो कि उनके रिलीजन के खिलाफ है। तो ये सारी चीजें टाइम मैगजीन में उस दौरान लिखी गई। इसी के साथ बच्चों हमारा आधा चैप्टर खत्म हो गया है, पर ये चैप्टर आधा और रहता है, वो हम कल शाम को 6 बजे कवर करेंगे। डन। तो ये कुछ बच्चों को आज मैं शाउट आउट दे रही हूँ। पिछले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था,
काफी बच्चों ने आंसर करा, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर करा, पर इन बच्चों का आंसर फास्टेस्ट था। समाना रिजवी, नैन्सी, कुंजांग, अंजलि सिंह, ऋषिका, सारे बच्चे, इनके लिए क्लैपिंग कर दो। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू, आप सबने राइट आंसर बताया है। अगर तुम भी चाहते हो कि नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे लिए क्लैपिंग हो, तो मैं आज के क्लास में एक क्वेश्चन लेकर आई हूं। जिसको भी राइट आंसर पता है, जब ये क्लास खत्म होगी नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। जो बच्चे फास्टेस्ट आंसर देंगे उन्हें नेक्स्ट क्लास में शाउट आउट मिलेगा। क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस ऑफ गांधी जी इन इंडिया? गांधी जी का पहला मेजर पब्लिक अपीयरेंस इंडिया में कहां हुआ था? ऑप्शन ए में कहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बी में कहा है चंपारण, सी में कहा है बरदोली, डी में कहा है कैलकाता। ठीक है, तो जो भी आंसर तुम्हें सही लगे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी का चैप्टर कल शाम को 6 बजे कवर करेंगे। ओके, चलो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये सेशन हेल्पफुल लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। अभी के लिए इतना ही। ह्यूमैनिटी से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।